हेलो 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 दोस्तों, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार कंफर्म करेगा मुझे। वेलकम अनीस। गुड इवनिंग बेटा। चलेगा, सभी लोग आ जाइएगा। और आज हम क्वेश्चंस भी डील करने वाले हैं कि किस तरीके का आपके क्वेश्चंस होते हैं और आपको कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ आपको लेना है, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको पता लग जाएगी। तो आज मैं क्वेश्चंस भी आपको लेके आया हूँ। और दूसरी बात देखो, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हमारे पास पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ओके, तो आप उसके पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिका। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 आप अच्छे से देख के आए होंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूं आपके पास जो कल वाला जो सेशन हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ते हैं। वेलकम रविराज, गुड इवनिंग बेटा। वेलकम निकिता। चलेगा। हमारे पास थोड़ा सा मैं 5 मिनट में रिकॉल कराता हूं लास्ट वाले सेशंस को, समझने की कोशिश करिएगा। सर, हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ये मिलता जुलता आपसे किससे है, जो आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है। देखो, जो हिंदी मीडियम से भी हो ना, तो भी मेरी बातों को अच्छे से सुनते जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सर देखो, हमारे पास सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था हमारे पास कौन सा, 1773। दिस इज अ रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे आपको पता है कि बेन करप्ट हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार पैसा मांगने जाती थी वहां पे ब्रिटेन के अंदर। तो उनको पता लग गया कि भाई साहब ये कंपनी कुछ ना कुछ अलग कर रही है, और बंगाल में उन्होंने बहुत सारी फेमाइन, बहुत सारे लोग मरे थे उसके अंडर में। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे अब ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल, मतलब इस पे शिकंजा कसने जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब वो अपने कंट्रोल में इसको लेने वाली है। बात समझ में आया? इतनी बात आपने रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बात की। और यहीं पे देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट, ये लॉ, ये सारी चीजें आपकी इसी टाइम पे स्टैब्लिश आपके पास हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। अब सर हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ये हमारे पास पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया था। सर इसके बाद हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। 1784 के अंदर आपने देखा था कि दो सिस्टम का, यहाँ पे गवर्नमेंट का दो सिस्टम लेके आया। जहां पे एक तो हुआ भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक हुआ हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पास ब्रिटिश की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ब्रिटिश की गवर्नमेंट को। बात समझ में आया? सर देखिएगा कि यहां पे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया। ड्यूल सिस्टम का मतलब था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी दोनों को तोड़ा गया। अब यहां पे ब्रिटेन की सरकार बोलती है कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसको चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो पॉलिटिकल मैटर्स है वो हम संभाल लेंगे। ओके, जो ब्रिटेन की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जिसे वहां की पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है, उसने बोला कि पॉलिटिकल मैटर तो हम संभाल लेंगे, और कॉमर्शियल आप ऐसा करिए, आप व्यापार संभालिए, इसके अलावा कुछ मत संभालिएगा। ओके, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला कि आप सिर्फ व्यापार संभालिएगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब आप आपके पास व्यापार का काम है। ओके, पॉलिटिकल काम हमारे हाथ में है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बताया गया। सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना। सर इसके बाद हमने देखा था कि सर हमारे पास अगला हमारे पास चार्टर एक्ट आया था हमारे पास 1813 के अंदर। अब देखो यार, यहाँ पे ना कल एक चीज की गलती हो गई थी। हमने ये चीज को पढ़ना थोड़ा सा भूल गए थे, उस चीज पे थोड़ा फोकस करिएगा। ओके, हमने देखा कि अब हमारे पास ईस्ट इंडिया का, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। कल एक यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गई थी मेरे बोलने में, सब कुछ लिखा हुआ तो सही था बट बोलने में गलती हो गई थी। सर देखिएगा, हमारे पास चार्टर एक्ट था, इसके अंदर अब आपके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास कॉमर्शियल है, वो व्यापार कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्येक 20 साल में आपको पता है चार्टर एक्ट लाया गया, 3 चार्टर एक्ट लाए गए थे। एक हमारा 1793 में था, दूसरा हमारे पास 1813 के अंदर, तीसरा हमारे पास 1833 के अंदर। ओके, और चौथा भी हमारे पास आया था 1853 के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 1813 वाले की, कि सर जो 1813 वाला था ना, यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार बचा, कॉमर्शियल बचा, पॉलिटिकल तो ऑलरेडी आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने वो व्यापार की सारी चीजें भी अपने हाथ में ले ली। ओके, उनसे बोला कि अब आप व्यापार भी नहीं करोगे, सिर्फ आप इन चीजों का ही व्यापार करोगे। किस किस का? मैंने उल्टा बोल दिया था कल यहाँ पे, इसलिए मैं उस चीज को करेक्शन करा रहा हूं।
उनसे बोला कि आप चाय का, अफीम का और चाइना के साथ ही व्यापार करोगे और बाकी की कोई भी टेरिटरी पे आप कोई भी व्यापार नहीं करोगे। ऐसा चार्टर एक्ट 1813 के अंदर यहां पे बोला गया। अब 1813 के अंदर मतलब यहां पे देखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड। मतलब अल्टीमेटली यहां से जो मोनोपोली थी वो एक कंपनी थी, अब वो कंपनी आपकी अल्टीमेटली यहां पे खत्म की कगार पे है। ओके, खत्म होने वाली है। जो उसकी मोनोपोली थी ना यहाँ पे हर चीज पे, अब वो पूरी खत्म होने वाली है कंपनी। तो 1813 के अंदर हमारे पास उसकी जो कंपनी की मोनोपोली थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है। बस उसके बाद तीन चीजें बची हैं, सिर्फ आप टी का व्यापार संभालिए, आप अफीम का संभालिए, चाइना के साथ संभालिए, और कुछ भी नहीं बचा है कंपनी के पास। सर इसके बाद हमने देखा था चार्टर एक्ट 1833। अब आपने देखा था कि सर चार्टर एक्ट 1833 के अंदर हमारे पास क्या था, अब आपने बोला 20-20 साल में चार्टर दिए जा रहे थे कंपनी को, कि अब यहां पे इस चार्टर के अंदर क्या बोला कि सर देखिएगा, अब आपके पास जो टी का इनका जो व्यापार कर रहे थे ना, अब यहां से वो भी छीन लिया। आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहां की पार्लियामेंट बोलती है कि अब आप ये भी नहीं करोगे, ठीक है, ये भी आपका खत्म। अब आपके पास सिर्फ उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, सिर्फ आप है ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, आपके बस की बात नहीं है व्यापार व्यापार। ओके, आप सिर्फ ऐसा करिए इंडिया में ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। अब आपको पता है कंपनी तो पूरा व्यापार करने आई थी, अब उसको दे दिया कि भाई साहब आप तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। मतलब कंपनी का पूरा जो ट्रेड करती थी, जो पूरा व्यापार करते थे चाइना के साथ, टी का कर रही थी, और टी ओपियम अफीम का जो व्यापार कर रही थी वो अब खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे वो खत्म हो चुकी है बेटा, जो टी का थोड़ा बहुत व्यापार बचा हुआ था वो भी हमारे पास खत्म हो चुका है। ओके, तो अब देखिएगा कि सर आपके पास 1833 के अंदर आपको पता है कि अब हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, जो कि बेंटिक्स थे। ओके, तो ये बेंटिक्स यहाँ पे बनते हैं इस टाइम पे 1833 के अंदर। अब हमारे पास वापस चार्टर दिया जाता है कंपनी को, अब उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, 20 साल और बढ़ा दिया जाता है। और आते हैं हमारे पास 1853 के अंदर। अब देखिएगा 1853 के अंदर आपको पता है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, लॉर्ड डलहौजी थे। अब सर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे डलहौजी ने इसके अंदर क्या बोला कि यहाँ पे फॉर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फॉर द गवर्नर जनरल काउंसिल आर सेपरेटेड। ओके, ये लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, चिंता मत करिएगा। ओके, तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे, एक तो अपर हाउस एक लोअर हाउस, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इसके बारे में बात करने वाला हूं, बस अभी ये याद रखो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और यहाँ पे अब कंपनी से बोला गया कि अब है ना आपको हम जो पहले 20-20 साल का जो ड्यूरेशन दे रहे थे ना, अब नहीं देंगे, अब हम आपसे कभी भी है ना आपको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी छीन सकते हैं, मतलब आपको पूरा खत्म कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। अब उनके पास कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया कंपनी को कि अब आपसे कभी भी हम पावर छीन सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी, इतना कंपनी से बोल दिया गया 1853 के अंदर। उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। बात समझ में आया? इसी टाइम पे आपको पता है इंडियन सर्विस एग्जाम, जिसको आप आईएएस आज की तारीख में बोलते हो, ये भी उसी टाइम पे इंक्लूडेड हुआ, इसी का भी उसी टाइम पे जन्म हुआ। अब यहाँ पे इंडियंस भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात समझ में आया? चलो बढ़िया बात है। अब देखो हमारे पास ये चार्टर का खत्म, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद ये आपके पास चार्टर एक्ट आया। देखो पहला चार्टर एक्ट तो आया था हमारे पास 1793, दूसरा उसके 20 साल बाद 1813, तीसरा हमारे पास 1833 और चौथा हमारे पास 1853। तो ये चार्टर एक्ट 4 आया और ये खत्म। अब नया चार्टर आएगा, लेकिन वो चार्टर का नाम नहीं रहेगा, उसका नाम रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, अब उसको चार्टर का नाम नहीं दिया, अब दिया हमारे पास कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ओके, ये आपको भी पता है कि बहुत खतरनाक वाला रिवोल्ट था, दिस इज सिपोई म्यूटिनी। ओके, सिपोई म्यूटिनी का जिसका नाम दिया गया, सिपोई म्यूटिनी मतलब सिपाहियों द्वारा किया गया आंदोलन। ओके, दिस इज अ सिपोई म्यूटिनी। तो ये 1857 का जब हुआ क्रांति यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अंग्रेजों को थोड़ा मौका मिल गया कि भाई साहब पूरा का पूरा इल्जाम है ना इस कंपनी पे डाल दिया जाए। तो उन्होंने पूरा का पूरा इल्जाम जो भी था वो कंपनी के ऊपर डाल दिया, और कंपनी के पास डालने के बाद अब अल्टीमेटली पूरी कंपनी खत्म। ओके, अब कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी राज जो इंडिया में था वो खत्म हो चुका है। मतलब कंपनी के पास जो थोड़ा बहुत भी पावर था ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर बचा था वो भी अब किसके पास चला गया, ब्रिटेन के पास। ओके, जो ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश की पार्लियामेंट के पास। अब वो सारी चीजें इसको रेगुलेट करने वाली है।
इंडिया को। अब कैसे करेगी आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे खत्म हो चुकी है, यहां से डायरेक्टली ट्रांसफर हो चुका है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पूरा पावर उनके हाथ में आ चुका है। अब वो नए रूल बनाएगी, नई चीजें करेगी। तो पहले हमारे पास आपने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहा था, अब वो उपाधि भी खत्म हो जाएगी। अब यहां से चीजें चलती है वाइस रॉय की। कौन चलती है? वाइस रॉय की चलती है। बात समझ में आया? अब यहां से उपाधि चलती है बेटा वाइस रॉय की। तो यहां से वाइस रॉय बनता है। तो अगर फर्स्ट वाइस रॉय की बात करता हूं तो लॉर्ड कैनिंग वाइस रॉय पहला वाइस रॉय बनता है। ओके, गवर्नर जनरल भी अब खत्म हो जाता है इंडिया का। ये रहा हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। अब देखिएगा सर, इसी टाइम पे ना 1858 में, अब आपको पता है अब यहाँ पे वॉइस रॉय बन गया। अब इंडिया को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार। ओके, कंपनी राज खत्म, और यहां पे उन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब एक ग्रुप बनाया गया जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, जो कि हमारे पास ये इसी एक्ट के अंदर बनाया गया, और इसके अंदर कितने बंदे इंक्लूड किए गए? 15 मेंबर इसके अंदर इंक्लूड किए गए इंडिया में। ठीक है, कि 15 बंदे हैं, उसी के थ्रू जो भी इंडिया में जो भी चीजें चल रही है वो 15 बंदे संभालेंगे। सबसे टॉप पावर पे वो 15 बंदे बैठे हुए हैं। बात समझ में आया? और भी बाकी के बंदे भी है, लेकिन जो टॉप पे है ना वो 15 बंदे हैं। तो अब नई चीज आती है इसी टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, तो यहां से सेक्रेटरी स्टेट फॉर ऑफ इंडिया, इसके लिए ये चीजें आपकी शुरू होती है। अब देखिएगा, जो आपके पास पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, कोड ऑफ डायरेक्टर, सारी चीजें चल रही थी, सारी चीजें अभी खत्म हो जाती है। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर स्क्रिप्ट, इतनी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब थोड़ा सा हम आज के बारे में पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, कि अब देखो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब आज का हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। सर देखो, अभी अभी हमने बोला था कि आपको ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सुनिएगा कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेटिव क्या होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब ऊपर वाला, ओके, ऊपर वाला, ओके, ऊपर वाले भाई साहब, ओके, और लेजिस्लेटिव मतलब ऊपर वाले के नीचे वाले, ओके, नीचे वाले भाई साहब। ओके, देखो जो भी पार्लियामेंट होती है, ओके, आपको पता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी इज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। लेजिस्लेटिव बॉडी किसे कहा गया है? जो कंट्री की, किसी भी देश की पार्लियामेंट होती है, किसी भी देश की जो पार्लियामेंट होती है उसे ही क्या कहा गया है? लेजिस्लेटिव कहा गया है। एग्जीक्यूटिव किसे कहा गया है? एग्जीक्यूटिव बॉडी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय कंट्री प्राइम मिनिस्टर। देखो अभी के हिसाब से मैं बात करूं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, ओके, अमित शाह है, ओके, ये आपके पास एमपी बना रखे हैं, ओके, बना रखे हैं ना, कि दिस इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ओके, जो भी अलग अलग मिनिस्टर बना रखे हैं, जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने जिसको चाहे वो किसी का भी एमपी बना सकता है, ओके, कि ये इसका एमपी है, इसका एमपी है। तो ये अमित शाह वर, ये राजनाथ वर, ये कौन है? ये एग्जीक्यूटिव है। बात समझ में आ गया? वो एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव जो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा आपकी होती है उसके अंदर जो बैठते हैं, दिस इज ए लेजिस्लेटिव। बात समझ में आ गया? जिसमें अलग अलग स्टेट से बंदे आके लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसके अंदर जाके बैठते हैं, वो होता है हमारे पास लेजिस्लेटिव। बात समझ में आया? अब देखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हर जगह पे होता है। ओके, आपके पास स्टेट की पार्लियामेंट होगी तो स्टेट में भी क्या होगा? एक तो एग्जीक्यूटिव होगा, एक हमारे पास लेजिस्लेटिव होगा। तो हर जगह पे होता है। अब अभी हम जो बात कर रहे हैं सेंटर पे बात कर रहे हैं, मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं। ओके, सेंटर पे हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात सर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग न्यू लॉ एंड पॉलिसी। देखो आपको पता है देश की लोकसभा राज्यसभा जो होती है, ओके, वो लेजिस्लेटिव होती है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, एमपी वगैरह, जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर ही आता है। ओके सर, देखिएगा कि ये हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होता है पासिंग न्यू लॉ एंड पॉलिसी। ये कोई से भी नया लॉ बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, कि भाई साहब कोई भी लॉ बनाया और पूरे देश पे अलाउ कर दिया, ओके, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये कोई भी लॉ बनाएगी, उसको भाई साहब आगे भेजेगी, फिर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे
यहाँ पे पूरा डिस्कशन चलेगा, फिर आगे से ऑर्डर आएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी का, हाँ अच्छा, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेगी कि हाँ ठीक है, फिर उसके बाद वो लागू होता है। तो ये कोई भी लॉ बना सकती है बट उसे लागू नहीं कर सकती। लेकिन ये अमित शाह और है, राजनाथ और सिर है, ये क्या करेंगे कि अगर ये किसी भी लॉ को, देखो यहां पे लिख रखा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टी इम्प्लेंसन द लॉ एंड पॉलिसी पासिस बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी ने जो भी चीजें बनाई है, कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी पॉलिसी बनाया है, तो उस पर डिस्कस करेगी, उसमें देखेगी हाँ भाई इन्होंने बढ़िया बात बोली है, बढ़िया है, ये लॉ हमको लाना चाहिए, फिर उस पर वो साइन कर देंगे और उसे लागू कर देंगे पूरे देश पे। तो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव और ये होते हैं लेजिस्लेटिव। ओके, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में वो भी बैठते हैं, बट जो पार्लियामेंट उनसे नीचे, उनके पास बड़ा ओहदा है, इनके पास छोटा ओहदा है। बात क्लियर? देखिएगा, हमारे पास अगली बात करते हैं, हमारे पास द लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया डज नॉट हैव द ऑथोरिटी टू साइन फॉरेन ट्रीटी। अब देखिएगा, किसी भी देश के साथ आपको संधि करनी है, ओके, कि चलो ठीक है भारत और पाकिस्तान एक हो गए, हो तो नहीं सकता बट बता रहे हम कि चलो ठीक है, इंडिया ने रूस के साथ ये समझौता किया, ओके, इंडिया ने ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया, इंडिया ने यूएसए के साथ ये समझौता किया, तो ये लेजिस्लेटिव नहीं कर सकते भाई। ओके, ये लेजिस्लेटिव के बस की बात नहीं है कि आप फॉरेन की कंट्री से आप उनसे हाथ मिला सकते हो, उनके साथ समझौता कर सकते हो, नहीं, ये किसके हाथ में है? ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में, ठीक है, इनके हाथ में नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी इन इंडिया कैन साइन एंड अप्रूव फॉरेन ट्रीटी। ओके, जो भी बाहर के देश है उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही पार्ट है, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, उनसे संधि कर सकते हैं, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली आपको बातें ये समझ में आ गई कि सर एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव कोई भी चीज बना के भेजता है और उसे वो लागू करते हैं, जो इस देश पे इंप्लाई करते हैं वो एग्जीक्यूटिव। ओके, प्राइम मिनिस्टर भी आपका एग्जीक्यूटिव में आता है। ओके, बात समझ में आ गया? जो देश की पार्लियामेंट जो भी आपके पास लोकसभा राज्यसभा जो होती है, दिस इज लेजिस्लेटिव बॉडी, उसके अंदर जो बैठते हैं, ओके, सिर्फ वो कानून वगैरह बनाते हैं, सिर्फ लागू नहीं कर सकते हैं, वो आपके लेजिस्लेटिव पार्ट, मतलब एग्जीक्यूटिव से नीचे वाला पार्ट। क्लियर? सर देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख रखा है मैंने, ऑल द न्यू रूल एंड रेगुलेशंस मेड बाय लेजिस्लेटिव मस्ट बी प्रेजेंट टू बी एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर अप्रूवल। ओके, अब देखिएगा, और यहां पे एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन इंडिपेंडेंट, देखो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव भाई साहब, लेजिस्लेटिव तो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव भाई साहब इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये कोई सा भी लॉ बना सकते हैं, ओके, और उसे वो लागू कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट और ये आपके डिपेंडेंट होते हैं, किस पे? एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होते हैं। ओके, अब यहां पे जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होंगे, बट एग्जीक्यूटिव आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिएगा, देश का अगर मैं बहुत बात करूं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो भी इंडिपेंडेंट है, ये भी याद रखिएगा। देश का सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो भी आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बात समझ में आ गया? चलिएगा, ये बातें मैंने आपको समझा दी और शायद ये बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ भी गई होगी। ओके, तो ये डिफरेंस आपको मैंने बताया और ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ लेते हैं, अब आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर देखो, हमारे पास 1851 खत्म हो चुका है, सॉरी 1858 हमारे पास खत्म हो चुका है। 1858 के अंदर आपको पता है कौन सा आया था? द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। उस टाइम पे आपने देखा कि हमने तहस नहस कर दिया, ओके, कंपनी को भगा दिया, वाइसरॉय की उपाधि लेके आ गए। अब वाइसरॉय की उपाधि लेके आने के बाद अब देखिएगा, हमारे पास नया एक्ट आता है जिसको बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, ये इंडियन, देखो चार्टर के कितने एक्ट आए थे? 4, 1793, 1813, 1833, 1853। अब इंडियन काउंसिल एक्ट के भी 3 एक्ट आएंगे, 1861, 1892, 1909। यही हमेशा याद होना चाहिए सीक्वेंस में, ओके, कि यहां पे 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आपके पास आने वाला है। तो सबसे पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, दिस इज 1861। अब देखिएगा 1861 क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इस टाइम पे अब वाइसरॉय चल रहा है बेटा, आपको भी पता है वाइसरॉय चल रहा है। और वाइसरॉय कौन है इस टाइम पे? बताइए मुझे फटाफट, सारे बच्चे मुझे बताइएगा कि वाइसरॉय कौन है इस टाइम पे, फटाफट से बताइएगा वाइसरॉय कौन है इस टाइम पे। अभी अभी मैं बता के आया हूं, बार बार पढ़ोगे रिकॉल हो जाएगी बेटा चीजें, जल्दी बताइएगा वाइसरॉय कौन इस टाइम पे, कौन है? इसलिए तो एक बार हमने चार्ट दिया था आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो कि बेटा याद रख लेना, आपको मजा आएगा समझने में।
अरे भाई साहब अभी भी तो हम बता के आए सर, इधर देखो ना, ये लॉर्ड केनिन 1858 में ये है, तो भाई साहब थोड़ा लॉजिक ही लगा देते हैं, यही तो होगा, यही है भाई साहब। ठीक है, यही है, लॉर्ड केनिन ही है भैया, केनिन ही है। ठीक है चलो बढ़िया बात, इतनी तो बात आपको आती है, समझ में आया। देखिएगा सर, ये लॉर्ड केनिन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1862 तक ये वाइसरॉय था, 4 साल का कार्यकाल है भाई साहब का। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ये नाम याद रखना मेरे भाई, देख लो मैंने इसलिए रेड कर रखा है इसको। उन्होंने पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया 1861 के अंदर। अब आपसे पूछ सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट के अंदर आया था, आप बोलोगे सर 18 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आया था। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम बताता क्या है, बट ये जरूर पूछता है कि कौन से एक्ट में आया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या बताता है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, एक सिंगल लाइन में अगर आप समझना चाहते हो, पहले पावर आपकी सेंट्रलाइज की गई थी। अगर मैं बात करूं, पहले आपने देखा था कि सर ये बंगाल था, ओके, ये बंगाल था, और ये आपके पास बॉम्बे था, और ये आपके पास मद्रास था, ओके। आपने क्या किया था भाई साहब, एक टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। आपने क्या किया था भाई साहब, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। अब ये सभी के सभी इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसी के अंडर में रहेंगे, ओके। तो पावर को क्या किया गया था, सेंट्रलाइज किया गया था। कि नहीं किया था, हमने बताया था, कल ही बताया था कि पावर हमारी सेंट्रलाइज की गई थी, कि अब आपके पास ये बॉम्बे है ना, अपने हिसाब से किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, पहले आपको गवर्नर जनरल से परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो करना है वो करोगे, पहले परमिशन जरूरी है। पहले ये इंडिपेंडेंट थे, ओके, लेकिन अब उनसे बोला कि अब सेंट्रलाइज पावर हो चुका है। अभी देखो हर स्टेट, अब देखिएगा जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट है वो सब किसके अंडर में है, हमारे सेंटर के अंडर में, दिल्ली के अंडर में। स्टेट चाहे तो किसी भी सॉरी सेंटर जब भी चाहे ना, वो किसी भी देश की बाउंड्री बदल सकता है। वो चाहे तो राजस्थान के 2 टुकड़े कर सकता है, वो चाहे तो यूपी के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े कर सकता है, वो चाहे तो बिहार के 10 टुकड़े कर सकता है, वो चाहे तो पंजाब के 2 टुकड़े कर सकता है, सेंटर चाहे तो। लेकिन स्टेट अगर ये चाले कि नहीं यार हमको हमारी बाउंड्री बढ़ानी है, हमको नहीं सर, हमको सर बिहार छोटा लग रहा है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, पंजाब हमको छोटा लग रहा है, इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। स्टेट अपनी बाउंड्री नहीं बढ़ा सकता, लेकिन सेंटर स्टेट की बाउंड्री तोड़ सकता है, कम कर सकता है। बात समझ में आई, ये सेंटर के पास पावर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि पहले हमने क्या किया कि जो पावर थी ना वो सेंट्रलाइज कर दी थी, पहले के टाइम पे कर दी थी ना, तो सेंट्रलाइज पावर चल रही थी। अब 1861 के अंदर क्या आया कि पोर्टफोलियो सिस्टम आया। उसमें क्या किया, नहीं यार पावर है ना वापिस लौटा देते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या किया कि भाई साहब तुम भी इंडिपेंडेंट, तुम भी इंडिपेंडेंट, तुम भी इंडिपेंडेंट। ये क्या है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, ओके। मतलब पावर आपका वापिस डिसेंट्रलाइज कर दिया गया इंडिया में, कि भाई साहब चलो ठीक है आप अपने हिसाब से काम करो, बंगाल से बोला, बॉम्बे से बोला आप अपने हिसाब से काम करो, मद्रास से बोला आप अपने हिसाब से काम करो। दिस इज अ पोर्टफोलियो सिस्टम। कब आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर ये आया था, ध्यान रखिएगा। सर देखिएगा कि यहां पे देखो 1861 एक्ट इनिशिएट प्रोसेस डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर टू बॉम्बे, वापस बॉम्बे को डिसेंट्रलाइज पावर कर दिया, एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, जो अभी मैंने बताया, यही बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं। पहली बार यहां पे क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे पास वाइस रॉय है इस टाइम पे, नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। देखो मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, एक तो ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर, ओके, ये ऑफिशियल मेंबर यूज होगा, और एक हमारे पास नॉन ऑफिशियल मेंबर यूज होगा। ये नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल का मतलब क्या है, देखो ऑफिशियल का मतलब होता है जो अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, जो अंग्रेज लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं। नॉन ऑफिशियल का मतलब है जो इंडियन है, भारतीय, ओके, भारतीय जो देश के हैं। इंडियंस को क्या बोला गया, नॉन ऑफिशियल। जो ऑफिशियल जो अंग्रेज लोग हैं, ये दिमाग में बिठा लेना। तो देखो लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल, इंडियंस क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर, एज पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंड काउंसिल
लेटर ऑन रिकमेंड देयर 3 इंडियंस टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। मतलब उन्होंने बोला कि अब हमारे पास है ना 1861 के अंदर अब जो बड़े ओहदा होता था ना, जो बड़ा ओहदा होता था, उस पे पहले आपको पता है अंग्रेजी बैठ सकते थे, लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा नहीं है, अब भारतीय भी बैठ सकते हैं। और पहली बार उन्होंने लेजिस्लेटिव, जो वहां की विधानसभा जिसे आप बोलते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल मतलब परिषद, विधान परिषद, अब विधान परिषद में उन्होंने इंडियंस को लेना भी शुरू कर दिया। जो उनकी विधान परिषद है उसमें इंडियंस को लेना भी शुरू कर दिया, पहले तो वो इंडियंस को लेते भी नहीं थे। तो पहली बार उन्होंने इंडियंस को यहां पे अंदर लेना शुरू किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, मतलब विधान परिषद के अंदर उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो मतलब इंडियंस अगर उसके अंदर आएंगे तो मतलब इंडियन भी पार्ट होंगे, लॉ वो बनाने का, कोई भी लॉ बना रहा है, कोई भी बजट पास करना है तो उसमें इंडियंस का भी हाथ रहेगा। पहले तो अंग्रेजों का ही हाथ रहता था, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो सर देखिएगा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस लॉ मेकिंग, और इस लॉ मेकिंग में कौन है, इंडियंस भी साथ में आ चुके हैं। ठीक है, इंडियंस भी उसके अंदर, भले चलो 100 अंग्रेज है विधान परिषद के अंदर, 100 अंग्रेज है, उसमें से 2 इंडियंस ले लिए, लेकिन ले तो लिए ना भाई, पहले तो पूरे अंग्रेज ही थे, लेकिन पहली बार उन्होंने इंडियंस को लेना भी शुरू कर दिया, है ना। ये हुआ 1861 के अंदर। अब देखिएगा वो खत्म होता है, इतना ही हमको उसके बारे में जानना, पोर्टफोलियो सिस्टम उसके अंदर आया था। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया बेटा, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आया बेटा। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आया कब, 1892 के अंदर। पहला कब आया, 1861 के अंदर। सर देखिएगा कि अब यहां पे उन्होंने 1861 के अंदर तो इंडियंस को लेना शुरू ही किया था। अब वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, देखो 2 चीजें होती है ना अभी हमारे पास। देखो मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली है, ठीक है, ये राजस्थान है, और ये चलो महाराष्ट्र है, और ये चलो बिहार, ठीक है, ये सब अपने अपने स्टेट है। ओके चलो, और ये सेंटर है, देखिएगा ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, तो ये सब के सब आपके पास चलो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। चलो बात समझ में आया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे उन्होंने पहले तो क्या किया, 1861 के अंदर क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। 1861 के अंदर कहा कि पहले तो यहां पे भी अंग्रेजी संभालते थे, यहां पे भी अंग्रेजी थे, यहां पे भी अंग्रेजी थे, यहां पे भी अंग्रेजी थे। पहली बार उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब यहां पे ना थोड़े बहुत इंडियंस भी आ जाएंगे, इंडियंस को भी ले लेंगे, चलो ठीक है, यहां पे हम इंडियंस को भी रिक्रूट कर लेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को भी रिक्रूट कर लेंगे, यहां पे भी इंडियंस को रिक्रूट कर लेंगे, यहां पे भी हम इंडियंस को रिक्रूट कर लेंगे, इस स्टेट के अंदर भी यहाँ पे उसको संभालने के लिए, जैसे आपका भी मुख्यमंत्री है देश आपकी स्टेट को संभालता है, तो यहाँ पे भी हम इंडियंस को रिक्रूट कर लेंगे। और मौका मिला तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे भी इंडियंस को ले लेंगे। बात समझ में आएगा। तो ये इतना उन्होंने बोला कि ये हमारे पास उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूं, दिस इज द सेंटर, दिस इज सेंटर, अगर अभी के हिसाब से आप समझते हो तो बात यही है। ओके, तो यहां पे भी वो इंडियंस को ले लेंगे, ये हमारे पास उन्होंने 1861 के अंदर बोला, ठीक है। 1861 के अंदर ये बात थी कि हम जो ये हमारे पास सेंटर पे जो है ना, यहां पे इंडियंस को ज्यादा नहीं लेंगे, याद रखना, बहुत गिनती के, लेकिन यहां पे आप ले सकते हो इंडियन थोड़े बहुत, यहां पे थोड़े बहुत ले सकते हो, यहां पे थोड़े बहुत ले सकते हो, लेकिन यहां पे इंडियंस की कोई एंट्री नहीं है बेटा दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये हम बात बोलना चाहते हैं। जब 18, ये तो हमारे पास 1861 की बात हुई, अब हमारे पास बात होती है 1892 की। उन्होंने क्या किया, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब इंडियंस, ओके, इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंटर बट मेंटेन ऑफिशियली मेजोरिटी। अब उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, पहले 1861 में मान लो यहां पे 5 आदमी इंडियंस लेते थे, यहां पे 5 इंडियंस लेते थे, यहां पे 5 इंडियंस लेते थे, ओके, और यहां पे चलो यहां पे 1 इंडियंस लेते थे, ओके। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, 100 अंग्रेज हो गए, चलो यहाँ पे 100 अंग्रेज है, 100 तो ज्यादा हो जाएंगे यार, चलो
बस इतना ही मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास 5 यहाँ पे इंडियंस हैं, ये भी 5 इंडियंस है, 5 इंडियंस हैं, और यहाँ पे मान लो अंग्रेज, मान लो चलो 20 अंग्रेज है, ठीक है, ये अंग्रेज है और ये भी 20 अंग्रेज है, यहाँ पे 20 अंग्रेज है। अब उन्होंने क्या किया 1892 के, ये पूरी जो बात है ना, ये जो पूरी बात है ना, ये बात है 1861 की। अब 1892 आया ना, तो उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा करते हैं थोड़ा सा इंडियंस लोगों की जो इंसान है उनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, ये 20 है ना, तो हम करते हैं कि चलो ठीक है 10 तो नहीं, चलो हम ऐसा करते हैं 8 इंडियन ले लेते हैं और हमारे पास 20 आपके पास अंग्रेज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार इंसान बढ़ाया उन्होंने। यहां पे भी सेम यही बात और यहां पे भी सेम यही बात, क्लियर। और सेंटर पे मान लो 1861 के अंदर मान लो यहां पे अंग्रेज 10 थे और इंडियंस 1 था, ओके। अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है यहां पे बढ़ा देते हैं, तो यहां पे अब उन्होंने अंग्रेज 10 है तो यहां पे चलो ठीक है 2 कर दिए, यहां पे 1 और बढ़ा दिए, 2 कर दिए। तो मतलब उन्होंने 1892 के अंदर किया क्या कि उन्होंने इंडियंस लोगों को तो बढ़ाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया और उन्होंने सेंटर पे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा कि भाई साहब ज्यादा अंग्रेजी ही होना चाहिए, अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे यही हम बात बोलना चाहते हैं, मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं भैया। 20 अंग्रेज है और 8 इंडियन है, 20 अंग्रेज है 8 इंडियन है, बात समझ में आया। यहाँ पे 10 अंग्रेज है 2 इंडियन है, तो ये मेजोरिटी उन्होंने मेंटेन रखी, भले इंडियंस को यहाँ पे इन विधानसभा आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंटर पे इन आदमियों को बढ़ाया, बट उन्होंने ये कंडीशन उन्होंने जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको मेंटेन करके उन्होंने रखा, बात समझ में आया। देखो दूसरी बात यहां पे, द मेंबर वर गिव टू राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट टू एग्जीक्यूटिव। पहले अब देखो मैंने बोला लेजिस्लेटिव तो छोटा होता है भाई साहब, ओके, और आपके पास एग्जीक्यूटिव बड़ा होता है। अगर एग्जीक्यूटिव बड़ा होता है तो पहली बार उन्होंने बोला कि भाई साहब लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव से बजट की बात कर सकता है, पहले तो ऐसा कर ही नहीं सकता था कि बजट हमारे पास कितना है, बजट कितना पास करना है, जो भी बजट पास होता है प्रत्येक साल मार्च में। तो उन्होंने बोला कि आप अब बजट के लिए भी आप अपनी आवाज उठा सकते हो, ओके, बजट के लिए आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट के रिगार्डिंग, बात समझ में आया। 1892 के अंदर इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, पहली बार इंडिया के अंदर इलेक्शन स्टार्ट हुआ 1892 के अंदर, बात क्लियर। तो ये तो था हमारे पास 1892, क्लियर, ये बातें आपको समझ में आ गई कि 61 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ। अब हमारे पास अगला एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा आएगा बेटा, हमारे पास आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 1909। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री को भी रिलेट करते जाओ बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ के आए हो ना आप लोग, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा याद करो कि इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, मोरली मिंटो थे, तो मोरली मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोला गया है। आप ये बताओ कि इस टाइम पे हुआ क्या था, 1906 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था मेरे भाई, 1906 में 1906 जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे आपको, मुस्लिम लीग की आवाज उठी थी कि नहीं बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी कि नहीं बनी थी भैया, मुस्लिम लीग बनी थी ना, आवाज उठी थी ना, मोरली मिंटो के टाइम पे ही तो हुई थी, मोरली मिंटो रिफॉर्म 1909, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू आता है। अब देखो मोरली मिंटो के टाइम पे क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर एंड प्रोविंसेस इंक्रीज इन द साइज। अब देखो भाई साहब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, हमारे पास क्या थे, मैंने बोला कि ये जो हमारे पास ये जो 10 नंबर लिए थे ना, ये 10 तो नहीं लेना चाहिए था हमको, 15 लेना चाहिए था। 15 क्यों, क्योंकि हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कितने आदमी लिए थे, 15, ओके, 15 प्लस एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब आपके पास 16 आदमी थे, ओके। अब 16 में से चलो ये आपने मान लिया था कि ये इतने से आपके पास आदमी थे, बात समझ रहे हो। मैंने यहाँ पे ये बात बोली थी ना भैया, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया
15 मेंबर काउंसिल इन इंडिया, 15 मेंबर की वो टीम बनाई जाएगी। तो 15 मेंबर तो वो प्लस एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, टोटल हमारे पास 16 मेंबर हमारे पास है। ठीक है, 16 मेंबर थे बेटा एग्जीक्यूटिव कंडीशंस पे, सेंटर पे। पहली बार उन्होंने क्या किया, पहली बार उन्होंने क्या किया कि जो सेंटर पे हमारे पास आपको पता है 16 मेंबर थे, उसको बढ़ा के बेटा 60 कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, 1905 में सर बंगाल बना था, 1905 में बंगाल बना था और 1906 में मुस्लिम लीग बना था। बहुत बढ़िया बात है, याद है आपको। चलो अच्छी बात है, आप रिलेट कर पा रहे हो। सर देखिए अब क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना। ओके, चलो हमारे पास सर देखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव आपके पास 16 मेंबर से हमारे पास सेंटर पे 16 मेंबर्स हमारे पास यहां पे बढ़ा दिए गए। और हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर एंड प्रोविंसेस इंक्रीज इन द साइज। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ कि अब जितने अंग्रेज होंगे उतने ही इंडियंस होंगे। बात समझ में आया? 2 मिनट वेट। ओके, अब देखिएगा जितने अंग्रेज होंगे उतने ही इंडियन होंगे। पहले भी इंक्रीज कर रहे थे इंडियंस को, लेकिन पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि भाई साहब चलो ठीक है, इंडियंस भी इतने होंगे और यहां पे अंग्रेज भी इतने होंगे। तो ये कब आया था? मोरली मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे आया था, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के टाइम पे ये आया था। क्लियर? सर देखिएगा कि हमारे पास सेंट्रल पे जो है, सेंट्रल पे 16 नंबर थे जो पहले, अब उसको 60 कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि आपके पास बंगाल हो गए, ओके मैंने बोला ना अभी जो आप स्टेट बोलते हो, ओके बंगाल हो गए, मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए, ओके एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस 50 मेंबर इच। प्रत्येक में क्या कर दिया, मेंबर को बढ़ा दिया गया, उसमें सब में 50 मेंबर उन्होंने डाल दिए। बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि आपकी स्टेट की पार्लियामेंट होती है, ओके क्या करते हैं वहां पे आदमी तो होते हैं ना, एमएलए एमएलए सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे वही है, स्टेट और वो सेंटर। सर देखिएगा कि ये एक्ट हमारे को बताता क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इस टाइम पे देखिएगा मोरली मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला गया, क्योंकि इस टाइम पे मोरली मिंटो ही हमारा वॉइस रॉय था। नाम याद रखना, मैंने आपको लिस्ट भी भेजी थी नाम की, याद करो। इट वॉज इंस्टीट्यूट टू प्लेकेट द मॉडरेट कांग्रेस एंड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड उठी थी। इलेक्ट्रोड मतलब मतदान, मतदान जिसे आप हिंदी में बोलते हो मतदान। पहली बार यहां पे सेपरेट इलेक्ट्रोड की 1909 में यहां पे आवाज उठी थी और सेपरेट इलेक्ट्रोड मिला था। सेपरेट इलेक्ट्रोड किसको मिला था? मुस्लिम को। कि अगर आपको ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर, चलो ठीक है जो भी बंदे जाएंगे ना, उनमें तो पहले जो भी चीजें होती थी तो अलग अलग तरीके से, जैसे मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास पता है क्या, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को जिताने के लिए क्या चाहिए? आपको पता है हर स्टेट से जीतना चाहिए, ओके तब जाके आपको पता है सरकार बनेगी। तो यहां पे क्या हुआ कि चलो हमारे पास उन्होंने बोला कि ये जो मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग बन चुका है 1906 के अंदर। अब मुस्लिम लीग बनने के बाद उन्होंने बोला कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रोड भी चाहिए, हमको पूरे देश के साथ चुनाव नहीं लड़ना, हमारी कम्युनिटी का बंदा होगा, पार्लियामेंट में बैठेगा और उसके लिए जो वोट करेगी वो भी हमारी कम्युनिटी ही करेगी। बात समझ में आया? दूसरी कम्युनिटी वोट नहीं कर सकती, हमारी कम्युनिटी का बंदा पार्लियामेंट में बैठेगा और हमारी कम्युनिटी ही उसको वोट करेगी, उसके बाद वो जीतेगा, वो हम ही निर्धारित करेंगे, ना कि पूरा देश निर्धारित करेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्ट्रोड। कि मुस्लिम लीग को क्या मिल गया? सेपरेट इलेक्ट्रोड। ओके, कि अब आपके प्रतिनिधित्व को आप ही चुन सकते हो, जो आपकी बात सुनेगा, जो आप बोलोगे वैसा करेगा। तो ये होता है सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो सर देखिएगा कि पहली बार यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्ट्रोड। Therefore, Lord Minto came to know as the father of communal electrode in India. इनको फादर भी बोला जाता है भाई साहब, फादर ऑफ, नाम याद रखना बेटा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉन इन इंडिया किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, क्योंकि ये चीजें उन्हीं के टाइम पे हुई थी। समझ में आया? तो 1909 के अंदर यहाँ पे मुस्लिम लीग तो आपके 1906 में बन गई थी, लेकिन उनको सेपरेट इलेक्ट्रॉन देने का भी वो मिल गया था, परमिशन मिल गया था कि आपके प्रतिनिधित्व को आप खुद चुन सकते हो।
और इस टाइम पे वॉइस रॉय मोरली मिंटो थे, इसलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। ओके, बात समझ में आ गया। तो ये था मोरले मिंटो, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट ही था। अब सर देखिएगा कि 1909 हमारे पास काउंसिल एक्ट है। अब एक 3 काउंसिल एक्ट आए हमारे पास। अब एक काउंसिल एक्ट नहीं आएंगे, अब नया एक्ट आएगा। पहले चार्टर एक्ट आता था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट में आया। दूसरे में हमारे पास कौन सा है बेटा, आपके पास चार्टर एक्ट आया। ओके सॉरी, उसके बाद आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपके पास चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के बाद आपके पास गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 आया। उसके बाद आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अब वापस आपके पास क्या आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये आपको सीक्वेंस से ही याद होना चाहिए। अब यहां पे बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है वो सुनिएगा। अब इंडियन काउंसिल एक्ट खत्म, नया एक्ट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये इस टाइम पे ना जो वॉइस रॉय थे इंडिया के, वो थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, मोंटेगू चेम्सफोर्ड जिनका नाम था। ओके, इसलिए आप इसको बोलते हो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी बोल सकते हो। देखो बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है सर इन नामों में। मोरली मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि देखो मोरली मिंटो आपको सेम सा नाम दिख रहा है बेटा, ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड है। ये कौन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड। वो मोरली मिंटो है, ये 1909 का है, ये 1919 का है। तो यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 1919 का है या आपके पास 1909 का है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया। तो इस टाइम पे मोंटेगू चेम्सफोर्ड है, ये वॉइस रॉय है, इसलिए इसको बोला गया मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट में क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई उसके बारे में बात करता हूं और उनको ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, 1919 के अंदर डायरकी प्रोड्यूस हुई, मतलब डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डायरकी कौन से एक्ट के थ्रू आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आप बोलोगे डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी। दूसरी ये क्या होता है हमें समझेंगे। दूसरी बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर ही यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगली बात मैं थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगा डायरकी में और बाइकैमरलिज्म में। अब देखो ये भाई साहब जो बाइकैमरलिज्म है ना, ये सरकार है, सरकार जो सेंटर पे आपके पास बैठी हुई है, ये उसके अंडर है। डायरकी जो प्रोड्यूस की गई है आपके पास, जैसे कि ये सेंटर था, ओके, और ये आपकी स्टेट, ये एक स्टेट है, ओके, एक स्टेट है, और ये आपकी एक स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3। अब देखो सेंटर से स्टेट, ओके, आपके पास सेंटर से स्टेट, सेंटर से स्टेट जो ये प्रोड्यूस हो रही है ना, दिस इज अ बाइकैमरलिज्म, इसको बोला गया बाइकैमरलिज्म। बात समझ में आ गया, दिस इज अ बाइकैमरलिज्म। और जो सेंटर पे ही जो चीजें, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया भैया, उल्टा बोल दिया भैया, तो बेटा जो सेंटर से स्टेट में प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज अ डायरकी, ओके, डायरकी ये है ना। और जो सेंटर पे ही जो चीजें चल रही है ना, वो है हमारे पास बाइकैमरलिज्म। ये ध्यान रखना, बस ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना कि जो सेंटर पे ही जी चीज रहेगी ना, वो बाइकैमरलिज्म। जो सेंटर से स्टेट और स्टेट अलग अलग स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो आपका डायरकी। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा, यहां पे पढ़िएगा। बाइकैमरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, जो आपकी गवर्नमेंट है, सेंटर इनटू अपर हाउस, ओके, एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। बात समझ में आया कि बाइकैमरलिज्म, अभी हमने बोला ना कि ये सेंटर पे ही होगा। बाइकैमरलिज्म कहां पे होगा, सेंटर पे ही होगा। तो सेंटर पे जो आप अभी के टाइम पे जो सुनते हो, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वही तो बाइकैमरलिज्म है, वही तो बाइकैमरलिज्म है। स्टेट पे लोकसभा, राज्यसभा, तो वही है कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस।
अपर हाउस में क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड आपके पास उस टाइम पे जो बोला जाता था वही आपको लिखना है, यही याद होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा नहीं, उस टाइम पे जो बोला जाता था वही आपको ध्यान रखना है। ओके, उस टाइम पे सर हमारे पास अपर हाउस दिस इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड हमारे पास लोअर हाउस दिस इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे पास सेंटर पे होता है बाइकैमरलिज्म। डायरकी सिस्टम जो प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने बोला आपके पास सभी स्टेट को जो प्रोवाइड किया गया है, दिस इज अ डायरकी। ओके, तो हमारे पास डायरकी द प्रोविंशियल सब्जेक्टेड एंड डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। हमारे पास हम आपको बात ये बताना चाहते हैं कि डायरकी में क्या हुआ, जैसे अभी अभी के हिसाब से चलो, अभी हमारे पास मेन पावर किसके पास में, कोई मुझे बताएगा? चलो ये राजस्थान है, ठीक है, चलो ये बिहार है, चलो ये महाराष्ट्र है, चलो ये हमारे पास पंजाब है ना, ये सब अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है। अब ये मेरे को ये बात बताओ, ये दिल्ली है ना, यही हमारा सेंटर है। अगर ये हमारा सेंटर है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या सबसे ज्यादा पावर राजस्थान के पास है? क्या सबसे ज्यादा पावर बिहार के पास में है? क्या सबसे ज्यादा पावर महाराष्ट्र के पास में है? क्या सबसे ज्यादा पावर पंजाब के पास में है? या सबसे ज्यादा पावर दिल्ली के पास में सेंटर पे है? पावर सबसे ज्यादा कहां पे है, मुझे बताइएगा सारे बच्चे, पावर सबसे ज्यादा किसके पास में है? किसके पास में है? यस सर, हमारे पास सेंटर पे ही सबसे ज्यादा पावर है। ओके, आपके पास स्टेट के पास इतनी पावर नहीं, स्टेट के पास पावर है बट सेंटर जितनी पावर नहीं है। कोरोना में देखा होगा ना, मोदी ने एक बयान दे दिया, छत से कूद जाओ, तो कहीं कूद भी जाते हैं। उन्होंने बोला कि थाली बजाओ, तो थाली बजाए ना। तो पावर किसके पास में है? सेंटर पे। तो हमने देखा कि सर डायरकी में क्या हुआ, डायरकी में क्या बोला गया, डायरकी की बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेस है। सर उन्होंने क्या किया, ये राजस्थान है ना, जितना सेंटर पे पावर है ना उतना ही पावर राजस्थान को दे दिया। जो सेंटर का पावर, फुल पावर भैया, फुल पावर, जिंदाबाद। जितना पावर यहां पे है उतना ही पावर यहां पे है, और यहां पे भैया फुल पावर, यहां पे भी फुल पावर, यहां पे भी फुल पावर। जितना पावर सेंटर पे है उतना पावर। अब आप सोचिए कि ये सिस्टम थोड़ा क्या लंबा चल सकता है? डायरकी लंबा चल सकता है? उन्होंने जितने भी स्टेट है सबको फुल पावर दे दिया, भैया तू भी अपना फुल पावर रख, जितना मेरे पास पावर है उतना तू भी रख, सबको अपना अपना पावर दे दिया। तो ये डायरकी आपका 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसीलिए इसको बोला गया भैया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। बात समझ में आया? मतलब इसमें कोई सेंटर की पावर ही नहीं है। बात क्लियर? तो आपको डायरकी समझ में आया कि डायरकी है क्या? सबको पावर ट्रांसफर कर दिया, जिसका नाम बोला गया कि सर एक तो हमारे पास ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट से ट्रांसफर किया गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट से ट्रांसफर किया गया। तो ये दोनों नाम याद रखना, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट से। रिजर्व मतलब जो पहले से ऑलरेडी है, जो पहले से रिजर्व पावर थी। ट्रांसफर जो ट्रांसफर की गई है, तो सबको फुल पावर दे दिया भैया। ये तो थी डायरकी। बाइकैमरलिज्म, मैंने बोला बाइकैमरलिज्म हमारे सेंटर पे ही हो रही है। यहां पे ही हमारे पास क्या हुआ, लोअर हाउस बना, हमारे पास यहीं पे हमारा पास अपर हाउस बना। अगर यहीं पे लोअर हाउस एंड अपर हाउस यहां पे बना, तो आपने बोला कि सर यहां पे हमारा बाइकैमरलिज्म हुआ है। बात समझ में आया? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बाइकैमरलिज्म और डायरकी का, क्योंकि यहां पे ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डायरकी क्या है, बाइकैमरलिज्म क्या है। तो ये सारी बातें यहीं पे मैंने लिख रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। डायरकी में रिजर्व एंड ट्रांसफर, ये आपके पास से प्रोड्यूस किया गया, नाम याद रखना, रिजर्व एंड ट्रांसफर। क्लियर? तो हमारे पास डायरकी कौन से एक्ट में प्रोड्यूस की गई? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। बाइकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990। ये दोनों इसी में प्रोड्यूस किए गए भैया। अब देखिएगा सर, दिस इज ए लास्ट एक्ट, दिस इज अ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लास्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? ऐसा इसलिए कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, जो भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उसमें जो मैक्सिमम पार्ट लिया गया है वो 1935 का ही लिया गया है। जो ये एक्ट बनाया गया है, इस टाइम पे जो कानून था,
इसकी जो चीजें हमको अच्छी लगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे कि अच्छा इस टाइम पे ये चीजें आए, तो 1935 में जो जो चीजें, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतार ली हो, नहीं, जो चीजें हमको अच्छी लगी, अच्छा ये 1935 में अच्छी थी, तो हमने उसको कॉपीराइट मार लिया डायरेक्टली। इसलिए कई देशों ने बोला भी था कि यार आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो ना कॉपीराइट है, आपने उसका कॉपी मारा है, आपने यूके का कॉपीराइट मारा है, आपने उसका कॉपी मारा है, ठीक है, अलग अलग जगह का हमने कॉपी मारा है। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला भी था, उसके बारे में रिएक्ट भी किया था, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। सिर्फ अभी के लिए याद रखो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने 1935 से ही लिया था। दिस इज लास्ट एक्ट, फिर खत्म। सर देखिएगा, दिस एक्ट डिवाइडेड पावर, पहली बात तो इसको छोड़ो, पहली बात तो मैं आपको याद रख लूं, डायरकी 1919 में प्रोड्यूस किया था, इन्होंने डायरकी को खत्म कर दिया कि डायरकी काम की चीज नहीं है भैया, सबको फुल पावर दे रहा है, तो इन्होंने सबसे पहले तो भैया अबोलिश किया गया डायरकी को। क्या काम किया भैया, डायरकी को खत्म करो, तो इन्होंने तो आते ही ना सबसे पहले भैया सत्यानाश कर दिया हमारे पास डायरकी का। बात समझ में आया कि डायरकी खत्म, तो ये हमारे पास डायरकी इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरी बात, हमारे पास दिस एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, कि उन्होंने ना अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस एक्ट ने, जो अभी चल रहा है ना हमारा, कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है, ठीक है, तो ये 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि हमने वहीं से ली है। उन्होंने ही बताया था कि स्टेट के पास कम होना चाहिए, सेंटर के पास ज्यादा होना चाहिए। तो देखो, यही तो बात मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास इसी एक्ट ने सेंटर और हमारे पास प्रोविंसेस, मतलब जो भी हमारे प्रांत है, जो भी हमारे स्टेट है, उसकी पावर को डिवाइडेड किया कि यहां पे लो पावर, यहां पे हाई पावर, हाई पावर। बात समझ में आया? तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, और यहां पे डायरकी को अबोलिश कर दिया। क्लियर? और वही चीजें आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने भाई साहब 3 सिद्धांत दिए, 3 चीजें दी। देयर वर 3 लिस्ट गिव द सब्जेक्ट अंडर द गवर्नमेंट इंडिया 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें उन्होंने 3 चीजें दी। देखो, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर और आपके पास प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर, फेडरल लिस्ट के अंदर क्या है? सुनो, फेडरल लिस्ट के अंदर क्या है? फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब होता है स्वतंत्र। इसका मतलब होता है स्वतंत्र, कि भाई साहब भले ही स्टेट के पास कम पावर है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब स्टेट के पास कुछ भी पावर नहीं है और स्टेट हमेशा दब के रहेगा सेंटर से। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि स्टेट अपना कानून अपने स्टेट पे कैसे भी लगा सकता है, वो इस चीज के लिए स्वतंत्र है। आपका मुख्यमंत्री कोई भी कानून वहां पे अपना सकता है आपके स्टेट में, वो चाहे तो आपको पेग बंद कर सकता है, ठीक है, कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। आपका मुख्यमंत्री आपके स्टेट में कोई भी कानून बना, आपका मुख्यमंत्री बना सकता है। फेडरल है, वो स्वतंत्र है। तो भाई साहब यहां पे मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टेट स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक स्टेट स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो अंडर द सेंटर है। बस ये याद रखना, उसके ऊपर सेंटर है, कि कोई भी अगर बड़ा लफड़ा आ जाए तो सेंटर ही फिर सबसे बड़ा पावरफुल हो जाता है, फिर सब ये अपने हथियार रख देते हैं। फिर उसको कौन संभालता है? सेंटर ही संभालता है। कोई बड़ी चीज आ जाए, तो कोई बड़ा चीज कंट्रोल, कोई चलो किसी देश ने आक्रमण कर दिया, ओके, तो फिर डायरेक्टली पूरी पावर किसके पास में चली जाती है? प्रधानमंत्री मोदी के पास। फिर आपको पता है मोदी क्या करेगा? सर्जिकल स्ट्राइक। तो मतलब पूरी पावर कहां पे चली जाती है? वहां पे चली जाती है, सेंटर पे। ओके, तो मैं बात यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब सारे जितने भी स्टेट है ना, वो फेडरल है, स्वतंत्र है, ओके, सेंटर से। ऐसा नहीं कि अपना कानून नहीं बना सकते हैं, अपने स्टेट में वो चला सकते हैं, आपसे टैक्स भी ज्यादा वसूली कर सकते हैं, आपके स्टेट में वो पेट्रोल का भाव ज्यादा भी ले सकते हैं। तभी तो देखते होंगे ना, महाराष्ट्र में सर पेट्रोल महंगा है, ओके, हरियाणा में गए तो सर वहां पे पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में महंगा है। वो फेडरल है भैया, वो कर सकते हैं, उनको पैसा कमा रहे हैं, चलेगा, बहुत बढ़िया बात, फेडरल है। और हमारे पास देखो, ये भी हमारे पास स्टेट फेडरल है, प्रत्येक स्टेट भी फेडरल है, प्रोविंशियल स्टेट जो भी आपके स्टेट हैं वो भी आपके पास फेडरल है। दूसरी,
कॉन्कर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास जैसे कि मैं बात करूं, उन्होंने बोल तो दिया कि प्रत्येक स्टेट आपका फेडरल है। फिर भी है ना, सेंटर वालों को है ना दिक्कत थी बहुत बड़ी, उनको विश्वास कम था। कैसे? अब ये बताओ, जब वो स्वतंत्र है, अब देखो पुलिस की भर्ती आई तो पुलिस का रिक्रूटमेंट कौन करेगा? बिहार होगी तो बिहार की सरकार करेगी, राजस्थान होगा तो राजस्थान की सरकार करेगी। ठीक है, जब वो वहां पे आपको पता है वहां के कांस्टेबल, वहां के एससीपी, ओके, सब कुछ बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने, सेंटर ने क्या किया? नहीं भाई साहब, आईएएस अधिकारी हम ही भेजेंगे, चिंता मत करो, आईपीएस अधिकारी हम ही भेजेंगे, ये सेंटर भी कंट्रोल करेगी। यहां पे देखो, सेंटर ने भी अपना हाथ यहां पे फंसा दिया। क्लियर? तो ये कॉन्कर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास यहां पे आ चुके हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी। सेंटर का बंदा आके आपकी पुलिस चौकी में देखिएगा राज कर रहा है, वहां पे आके सेंटर से आया हुआ है। तो उन्होंने हर जगह पे ऐसे भेज रखे हैं सेंटर के बंदे कि चलो ठीक है, ये सेंटर की नौकरी है, बोलते हैं ना सेंटर की नौकरी है, तो आईएएस आईपीएस अधिकारी सेंटर की नौकरी है। लेकिन चलो ठीक है, एक स्टेट में तो स्टेट का कानून चल रहा है, बट वहां पे भी पुलिस चौकी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? आईपीएस अधिकारी, जिसको सेंटर, वो अगर मैं बताऊं, आईपीएस आईएएस के अंदर यह है कि किसी स्टेट में अगर इमरजेंसी लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आईपीएस आईएएस अधिकारी स्टेट के मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, क्योंकि उस पे जो लागू होते हैं वो नियम सेंटर के लागू होते हैं, वो सेंटर की सुनेगा। अगर सेंटर अलाउ करती है कि नहीं आप तोड़ के आ सकते हो, तो वो स्टेट की किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेगा, वो सेंटर की पॉलिसी को मानेगा। सेंटर ने बोल दिया कि ये करना है तो वही करेगा, वो स्टेट की बातों को नहीं मानेगा। ये पावर होता है आईएएस और आईपीएस अधिकारी के पास। बात समझ में? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए है भाई साहब, सेंटर के लिए भी है और हमारे पास स्टेट वालों के लिए भी है। ठीक है, दिस इज कॉन्कर्ड लिस्ट। क्लियर? चलो भैया, आपकी बाई कैमरलिज्म है ना, वो तो लागू रही, अभी भी देख लो सर, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, अभी भी है। तो इसको अबोलिश नहीं किया, सिर्फ हमने डायरकी को अबोलिश किया था। तो हमने देख लो कितनी बातें हमने 1935 से ली हैं, जो चीजें वहां पे थी वही हमने ली है। दूसरी बात सर, फेडरल, सेंट्रल एंड आपके पास प्रोविंसेस, आपके पास सेंटर भी स्वतंत्र है, स्टेट भी स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि राजस्थान बोले नहीं हम तो हमारे स्टेट की बाउंड्री बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा नहीं सकते हो, ये याद रखिएगा। कोई भी स्टेट अपनी बाउंड्री बढ़ा नहीं सकता है, इतनी सी भी नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर सेंटर चाहे ना तो आपके दो टुकड़े भी कर सकता है। ठीक है, सेंटर चाहे तो वो दो टुकड़ों में बांट भी सकता है राजस्थान को, कि ये इधर का राजस्थान, ये इधर का राजस्थान। स्टेट नहीं कर सकता, सेंटर कर सकता है। और दूसरी बात, कल की तारीख में कोई स्टेट खड़ा होकर बोलेगा नहीं भाई साहब हम तो इंडिया में नहीं रहना चाहेंगे, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे, तो उस पर भी सेंटर का पावर आ जाता है। ठीक है, वहां पे भैया सेंटर कंट्रोल में कर लेता है, सेंटर नहीं जाने देगा, सेंटर मना कर देगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपके पास पावर नहीं है कि आप कल की तारीख में बोलोगे कि ना हमको तो वैसा पाकिस्तान से मिला, नहीं मिल सकते हो, नॉट पॉसिबल। कोई सा भी स्टेट ऐसे कदम नहीं उठा सकता कि आप उनके साथ मिल लोगे, उनके साथ मिल लोगे, नहीं नहीं नहीं, कोई स्टेट ऐसे नहीं मिल सकता। ओके, ये सेंटर मिल सकता है, प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो वो पाकिस्तान को अपने अंडर में कर सकता है। ओके, उसके पास इतना पावर है, वो अपने को, उसको अपने अंदर कर सकता है, हम उनके अंदर एंट्री कर सकते हैं थ्रू सेंटर, बट हम किसी, कोई भी स्टेट किसी भी देश के अंडर में नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर देश ही क्या होगा, फिर तो इधर का स्टेट बोलेगा नहीं 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 यार ये तो देश ही खराब है, हम उस देश के साथ मिलेंगे, फिर तो भाई साहब हर साल ही पता नहीं आज ये स्टेट उधर मिल रहा है, आज ये स्टेट उधर मिल रहा है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी रिश्वतखोर वाली बातें। ठीक है, तो ये बातें हो गई, हमने आपको बता दी हैं। अब हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस कराएंगे, अब समझने की कोशिश करेगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, चलो बढ़िया बात है। अब बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं भैया, एसएससी में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नमेंट इन इंडिया मेड थ्रू, ओके, जल्दी बताएगा कि कौन सा है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, सबसे पॉपुलर एलिमेंट कौन सा रहा भैया, जल्दी बताओ कौन सा है? अच्छा 1892,
अरे थोड़ा सा भाई साहब समझो, हमारे पास रिप्रेजेंट पहली बार उन्होंने किया, पहली बार वो इंडियंस को लेने लगे, पहली बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि इंडियंस भी लेजिस्लेटिव का पार्ट बन सकते हैं। पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, पहली बार गवर्नर जनरल आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, तो सॉरी पहली बार वॉइस रॉय जब आया तो उन्होंने बोला कि नहीं अब आप भी है ना नॉमिनेट हो सकते हो। पहली बार उन्होंने इलेक्शंस प्रोड्यूस कराया। तो मेरे भाई 1892 नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमावदार, ठीक है मैं बोल रहा हूं ना, घुमावदार होते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत घुमाता है वो। आपके दिमाग में बस कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट अगर आपको याद है ना तो आप कर लोगे, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, मैं सच में बोल रहा हूं, बहुत घुमाता है पॉलिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो 1861। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2000 एनडीए के अंदर 2006 के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया। कम्युनल इलेक्ट्रोड, एक कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी भाई साहब वोट डालेगी, पूरा देश को डालने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सा एक्ट था, जल्दी बताओ फटाफट। कम्युनल इलेक्ट्रोड, मुस्लिम, अरे क्या हो गया, अच्छा क्या क्या हो गया, पता नहीं यार इस टाइम पे क्या हो जाता है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया है।